नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नमाज और नारेबाजी की खबर से। जिस तरह से लगातार देश भर में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार किस तरह से किस दिशा में हम अपने देश को लेकर जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में। तो उत्तर प्रदेश में हिंसा करने वाले अब तक 227 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज हिंसा में अब तक 68 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हाथरस से 50, सहारनपुर से 48 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुरादाबाद में 25 तो अंबेडकर नगर में 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिरोजाबाद में भी 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। कल जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी, कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी किए गए थे और अब देश भर से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। देश भर में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जाहिर तौर पर गिरफ्तारियां भी हो रही है, हिरासत में भी लिया जा रहा है, लेकिन जो माहौल देश का खराब हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह की हिंसक घटनाओं और प्रदर्शन को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने हिंसा को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा है सीएम योगी ने। कल सीएम ने अपने आवास पर देर रात तक हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसमें इन विषयों को लेकर चर्चा हुई है। तो कानपुर, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के 10 जो शहर है वहां पर उपद्रवियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसके बाद सीएम भी अब एक्शन मोड में हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये आगजनी की गई थी, ये ट्राली पर। तो जिस तरह से पत्थरबाजी और प्रदर्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, और यहां पर क्या फिलहाल ताजा हालात है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद से नईम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंबेडकर नगर से कुलदीप तिवारी और कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कानपुर चढ़ते हैं अभिनव के पास। अभिनव, किस तरह के हालात फिलहाल वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या अभी स्थितियां नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर कानपुर के हालात की बात करें तो हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, पुलिस किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। 17 कंपनी पीएसी, 700 पुलिसकर्मी अतिरिक्त रूप से उन अति संवेदनशील 125 पॉइंट्स पर लगाए गए हैं जिनको पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है। वहीं आज 2 दिन की सुनवाई होने के बाद कल हयात जफर हाशमी, जो इस पूरे बवाल का मास्टरमाइंड था, इसकी भी रिमांड पुलिस को मिल गई है। हालांकि 72 घंटे की रिमांड मिली है, लेकिन इन 72 घंटों में पुलिस उन सभी जानकारियों को जुटाने की कोशिश करेगी जो वो हयात जफर हाशमी से चाहती है कि आखिर बवाल के वक्त जो ईंटें, पत्थर और असलहे इस्तेमाल किए गए, उन असलहों का सोर्स कहां से था और किस तरह से वो असलहे हयात जफर हाशमी के पास पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ जो पीएफआई से जुड़े होने की हयात जफर हाशमी की बात आ रही है, उस पर भी पुलिस जांच करेगी। और एक पुलिस को जांच में एक आपत्तिजनक साहित्य भी मिला। ये बड़ी खबर है कि एक आपत्तिजनक साहित्य मिला है, और उस साहित्य, वो आपत्तिजनक साहित्य आखिर हयात जफर हाशमी तक कैसे पहुंचा, अब इसकी भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो हयात जफर हाशमी के संगठन के 4 बैंक खातों के मिलने की बात आ रही है, जिनमें लगभग 51.5 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में आए हैं। तो पुलिस इन सभी उस मामलों पर जांच करेगी और कोशिश करेगी कि सभी जानकारियां इन 72 घंटों में ले पाए। हालांकि जो हयात जफर हाशमी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने काफी पुरजोर कोशिश की थी कोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में। लगातार वो ये कहते रहे थे कि हयात जफर हाशमी को गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने बंदी का आह्वान जरूर किया था, पोस्टर चिपकाए गए थे, लेकिन उसमें साफ लिखा था कि कोई भी विरोध नहीं करेगा और किसी भी तरह का बवाल नहीं होगा।
लेकिन अभियोजन पक्ष के जो अधिवक्ता थी उन्होंने साफ तर्क दिया कि पुलिस को यह जानकारी जुटानी है, जिस पर 2 दिन की सुनवाई हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों आरोपियों की जेल से ही पेशी हुई और जिसके बाद कोर्ट ने 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड इन चारों आरोपियों की पुलिस को दे दी है और पुलिस अब लगातार कोशिश कर रही है, रिमांड पर ले चुकी है और जानकारी जुटा रही है। जी बिल्कुल अभिनव, जाहिर तौर पर जिस तरह से पीएफआई कनेक्शन सामने आया, जो साहित्य बरामद होने की बात आप कह रहे हैं, इस पर अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे, लेकिन हमारे साथ अंबेडकर नगर से कुलदीप तिवारी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, वहां पर कैसी स्थितियां है, वहां पर क्या अब भी सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई है, क्या कितनी गिरफ्तारी यहां पर हुई है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या कोई कनेक्शन के बारे में जानकारी यहां भी सामने आ रही है? को टांडा के प्रसिद्ध हक्कानी शाहरा की दरगाह में तलवा पार में पहले से प्रदर्शन होने की संभावना जताई जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद थी और वहीं इस संभावना को लेकर एसपी एडिशनल एसपी स्वयं कमान संभाले हुए थे। जुम्मा की नमाज के बाद सब कुछ शांत रहा, लेकिन 2:30 बजे के बाद अचानक 25 से 30 लोग की संख्या में युवा वहां पे इकट्ठा होने लगे। देखते देखते भीड़ों की संख्या बढ़ती गई और वहां पे नूपुर शर्मा जी की गिरफ्तारी के लिए भीड़ों ने नारा लगाना चालू कर दिया, जिसको लेकर उसी में से किसी ने पुलिस प्रशासन पर पत्थर से वार कर दिया और इधर उधर भगदड़ मच गई। आक्रोशित भीड़ के अनियंत्रित होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पब्लिक को तितर बितर करने के लिए मौके पर लगभग 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि 2 दर्जन लोगों को कस्टडी में ले लिया गया है और जो भी होगा मुकदमा लिख के उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सभी जगहों पर अब कार्रवाई करने की बात हो रही है। मुरादाबाद से नईम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम, लगातार सीएम भी इस तरह की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर जो स्थितियां है वो आप देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं? क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है, कोई सर्कुलर जारी किया गया है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? जी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कल मुरादाबाद के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद में बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुरादाबाद के शहर इमाम और सांसद डॉक्टर एसपी हसन ने 2 दिन पहले ही प्रशासन को ज्ञापन दे दिया था कि जुम्मे की नमाज के बाद में किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा। लेकिन कल पुलिस को समझाने के बाद में जिस तरह से लोगों को पुलिस ने समझाया है, काफी लोग जो है वो चले गए थे, लेकिन कुछ युवा जो है वो बराबर नारेबाजी करते रहे, किसी तरह से मान नहीं रहे थे प्रशासन की या पुलिस की, किसी तरह से नहीं मान रहे थे। उसके बाद में पुलिस को जो है वो लाठीचार्ज करना पड़ा था और लगभग उसके बाद में 90 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। बिल्कुल नईम, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी उम्र क्या है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर हमने युवाओं को देखा है। क्या इसमें बुजुर्ग भी है? क्या किसी तरह के कोई संगठन भी इसके पीछे बताए जा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ युवा की उम्र जो है लगभग 15 से 18 साल बताई जा रही है। जी जी नईम, अपनी बात पूरी करें। चलिए, नईम से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे जानने की। कानपुर से अभिनव लगातार बने हुए। अभिनव, आपसे समझना चाहेंगे, अधिकतर जगहों पर हमने देखा है कि जो कम आयु के जो युवा है उनको सामने रखकर ये पत्थरबाजी हुई है या इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। क्या यहां पर भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां दिखाई दी और क्या कोई किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है इस बात की? क्या कोई संगठन भी इससे जुड़े हुए थे जो सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है कि कानपुर में जब बवाल हुआ था तो ज्यादातर ऐसे बच्चे थे जो नाबालिग थे और उन्हीं को आगे करके इस बवाल को अंजाम दिया गया, वही पत्थरबाजी करते रहे। इसी तरह अगर आपने इलाहाबाद में देखा होगा तो वहां के एडीजी प्रेम प्रकाश का भी बयान था कि युवाओं को और बड़े बुजुर्गों को पुलिस ने समझा रखा था, वो शांतिपूर्ण ढंग से थे, लेकिन एकदम से युवा आगे आए और उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं एक जो अगर वैसे तो कानपुर बवाल के कनेक्शन पीएफआई संगठन से जुड़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कल केरल के एक सांसद भी यहाँ पर हयात जफर आसमी से मुलाकात करने पहुंच गए थे, सर्किट हाउस में रुके थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज की गई थी, लेकिन पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली उन्होंने सांसद को सड़क के रास्ते कानपुर देहात भेज दिया और वहां से केरल वापस भेज दिया।
यानी और जो पीएफआई है वो भी केरल का ही एक चरमपंथी संगठन है, तो कहीं ना कहीं इसके तार पीएफआई से बिल्कुल पुख्ता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ये माइंडसेट जरूर किया जा रहा है कि बच्चों और युवाओं को आगे किया जा रहा है, क्योंकि अपने संविधान में युवाओं के लिए अगर अधिकतम सजा है तो वो भी 3 साल की है। तो शायद इस पैटर्न पे चल रहे हो ये संगठन, जो भी इसके पीछे है, जो भी मास्टरमाइंड है, कि बच्चों को आगे करो और बवाल करा दो। बिल्कुल, एक रक्षा कवच की तरह बच्चों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है ये भी देखना होगा। अभिनव, आप हमारे साथ बने रहिए। मुरादाबाद से नईम खान और कुलदीप तिवारी हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की रिमांड में कानपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो कोर्ट ने उसे 72 घंटे के लिए पुलिस रिमांड दे दी है और मंजूरी जफर समेत 4 लोगों की 2 दिन की जो रिमांड है, जफर हयात से हिंसा को लेकर पूछताछ होगी और पीएफआई कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब इनसे किए जाएंगे। कानपुर हिंसा मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की पुलिस को 72 घंटे की कस्टडी मिली है। देखना होगा कि इन 72 घंटों में किस तरह की नई जानकारियां सामने आती है। 11 जून से लेकर 13 जून शाम तक हयात और उसके 3 साथी पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और इस दौरान पुलिस उनसे पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश भी करेगी। हयात के वकील शकील अहमद बुंदेल ने यह भी बताया कि पुलिस ने हयात के संबंध में पीएफआई, सिमी और ड्रग माफियाओं से मिले जुले होने को लेकर 14 दिन की रिमांड मांगी थी। अभिनव, कहीं ना कहीं रिमांड जो मांगी गई थी 14 दिन की मांगी गई थी, दी गई 72 घंटे की। ये 72 घंटे कितने काफी होंगे और क्या वो अहम जानकारियां निकालने में पुलिस कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से पुलिस एक्टिव है, एसआईटी भी जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ एटीएस ने भी कानपुर में अपना डेरा डाल रखा है। तो ये 72 घंटे जरूर कम जरूर है, लेकिन इन 72 घंटों में ये तीनों टीमें इन हयात जफर हाशमी और उसके साथियों से पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगी। जिस तरह से 4 पॉइंट्स पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पहला पीएफआई से कनेक्शन, दूसरा आपत्तिजनक साहित्य उसके पास कहां से पहुंचा, असलहे किस तरह से इस्तेमाल किए गए, उन असलहों का सोर्स क्या था, और जो खाड़ी देशों से पैसा आने का मामला सामने आ रहा है, कहीं ये किसी अलगाववादी संगठन से तो जुड़ा हुआ नहीं है। इन चारों पॉइंट्स पर 72 घंटे के अंदर पूरी कोशिश करेगी और पूरे साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हयात जफर हाशमी के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में यह रखा गया है कि पुलिस रिमांड जरूर मांग रही है, लेकिन पुलिस के पास हयात जफर हाशमी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। लेकिन कोर्ट से रिमांड मिल चुकी है 72 घंटे की और अब पुलिस साक्ष्य जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल अभिनव, साक्ष्य पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है और इस मामले को लेकर सीएम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखना यह होगा कि आगे क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर में अपने कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा को जिताने के लिए उन्होंने आह्वान किया। आजम खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विधानसभा 1 दिन के लिए गया हूं और भारतीय जनता पार्टी के वजीरों विधायकों से सिर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे आंखें नहीं मिला सकेंगे। आजम खान ने आगे कहा कि मैंने नारा दिया था कि टीपू सुल्तान बना दो, आज टीपू सुल्तान बन गया हूं। आज मैं कहता हूं कि आसिम को राजा बना दो। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कन्नौज से हिस्सा लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू सुल्तान बना और उन्हें सुल्तान बनाया। और आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाना। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गोरखपुर दौरा बता दें आज है और गोरखपुर वो जाने वाले हैं। नगर निगम के आईटीएमएस कंट्रोल रूम का निरीक्षण उन्होंने किया है। राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ी ही देर में स्वतंत्र देव कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कामकाज की जानकारी ली।
बढ़ते आगे, देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को शपथ लेंगे। बता दें, खाटीमा से चुनाव हारने के बाद उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीते हैं और अब 13 जून को वो शपथ लेंगे, विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ये शपथ उनको दिलाएगी और सीएम धामी ने रिकॉर्ड मतों से ये चंपावत उपचुनाव जीता है। तो रिकॉर्ड मतों से पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की है चंपावत से और अब 13 तारीख को वो शपथ लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, चंपावत का उपचुनाव जिस तरह से उन्होंने जीता है, कहीं ना कहीं पार्टी के विश्वास को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो पार्टी के विश्वास पर वो खरे उतरे हैं। हालांकि हार का सामना करना पड़ा था खटीमा सीट से, लेकिन चंपावत से जब दोबारा उनका चुनाव हुआ तो वहां पर बम्पर वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। 55,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत प्राप्त की है। ऐसे में अब उनको विधायक के तौर पर शपथ लेनी होगी, जिसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और 13 जून को विधानसभा विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाने की तैयारी यहां पर चल रही है, जिस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जो शपथ होगी वो महज 2 से 3 मिनट की होगी, लेकिन पूरे कार्यक्रम को कैसे भव्य रूप दिया जा सकता है। 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है, उससे ठीक एक दिन पहले 13 जून को बतौर विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। तो इस कार्यक्रम को भी भव्य बनाने की तैयारी यहां पर हो रही है। हालांकि विधानसभा परिसर में कार्यक्रम होना है तो कितने लोगों को इसमें आवाजाही होगी, कितने लोगों को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी, लेकिन पूरी तरह से भाजपा संगठन की कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम शपथ ग्रहण के माध्यम से एक संदेश आम जनता के बीच दिया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, लेकिन किस तरह की तैयारियां की जा रही है, कहां पर यह कार्यक्रम आयोजित होना है, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है और क्या मंत्रिमंडल में भी कोई फेरबदल होने की संभावना है? मंत्रिमंडल फेरबदल की अगर बात की जाए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जानकारी है वो केवल मुख्यमंत्री के बतौर विधायक के तौर पर शपथ लेने की जानकारी यहां पर आई है। ऑफिशियल कार्यक्रम अभी कोई जारी नहीं किया गया है, क्योंकि विधायक के तौर पर इनको शपथ लेनी है तो सीधे तौर पर विधानसभा भवन के भीतर ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इनको शपथ दिलाएंगी। और वहां पर कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि उसी दिन पर यहाँ पर कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक होगी, तमाम बैठकें होंगी, क्योंकि 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भी होना है। तो ऐसे में लगभग सभी मंत्री और विधायक विधानसभा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के लोगों को भी यहां पर आने के लिए शायद आमंत्रित किया जाए, क्योंकि कार्यक्रम को लेकर जो भी अंदर खाने से जानकारी आ रही है कि इसको भव्य रूप देने की तैयारी है। ऐसे में जब ऑफिशियल कार्यक्रम जारी होगा तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और शपथ ग्रहण किस स्थान पर होगा, ऑडिटोरियम में होगा, विधानसभा के या विधानसभा के प्रांगण में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। चलिए अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज का दिन आईएमए के इतिहास में एक और मील के पत्थर के तौर पर दर्ज हो गया है। यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में कुल 377 जेंटलमैन कैडेट, जिसमें से 8 मित्र देशों के 89 जेंटलमैन कैडेटों सहित सफलतापूर्वक वो पास हुए हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में हर 6 महीने में पीओपी आयोजित होती है, जहां से पास आउट होने के बाद भारतीय सेना को भावी सैन्य अधिकारी मिलते हैं। वहीं उत्तराखंड प्रदेश से इस बार 33 जीसी पास होकर सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। उत्तर प्रदेश का दबदबा आईएमए में इस बार भी कायम नजर आया। यूपी के 50 जीसी सेना में अधिकारी बने हैं। आईएमए में आयोजित पासिंग आउट परेड को लेकर अधिकारी भी उत्साहित नजर आए। पासिंग आउट परेड का पूरा निरीक्षण तो किया ही है, पूरे जोश जुनून से बनाई गई है हमारी पासिंग आउट परेड। एंड इस बार हमारे कैडेट्स के पेरेंट्स, दोस्त, रिश्ते नाते सभी आए हैं और सभी ने पार्टिसिपेट किया है। 377 के करीब हमारे कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिसमें 288 हमारे भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स हैं और 89 हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन कैडेट्स। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 377 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, जिसमें 8 मित्र देशों के जेंटलमैन कैडेट्स भी शामिल है। सबको बेसब्री से इंतजार रहता है जो कड़ा प्रशिक्षण आईएमए के भीतर उन्होंने लिया है, उसके बाद जब अंतिम पग पार करना होता है, उससे पहले की तमाम मार्च पास्ट, ड्रिल, रिव्यूइंग ऑफिसर का आना, तमाम तरह की जो ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसका इंतजार बेसब्री से जितना जेंटलमैन कैडेट्स को रहता है उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स को रहता है, जो इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कब उनका लाडला जेंटलमैन
कैडेट के तौर पर ट्रेनिंग लेगा, पास आउट होगा और लेफ्टिनेंट बनकर बाहर निकलेगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।